गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हमारा टॉपिक रहेगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब आज हमें देखना है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। हमें वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखो इसके लिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये मान लो एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। देखो कुंडली को हम किस प्रकार से बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, इसके तल में ऐसे ये नहीं है कुंडली, ऐसे नहीं है। यानी इसको यदि हम एक्स वाई तल माने तो एक कुंडली है वाई जेड तल में हमने रखी है, ऐसे वाई जेड तल में ऐसे है। तो बोर्ड पे हम ऐसे इसको बना नहीं सकते, तो कुछ चपटा इसको बनाया गया है। तो ये वाई जेड तल में एक कुंडली रखी है। इस कुंडली की तो त्रिज्या है केंद्र ओ, इसका ये कुंडली की त्रिज्या है कैपिटल आर। इस कुंडली में वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज आई धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे आई धारा प्रवाहित हो रही है एंटी, जैसे ऐसे कोई कुंडली है और उसमें ऐसे धारा आ रही है, ऐसे धारा चल रही है कुंडली। इस कुंडली के केंद्र ओ से अक्षीय दिशा में यानी इसकी अक्ष पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसकी जैसे ऐसे यदि हम कोई गोला ले लें तो उस गोले की अक्ष ऐसे आएगी। तो इस दिशा में अक्षीय दिशा में स्मॉल एक्स दूरी पे एक बिंदु ले लेते हैं हम P। इस P बिंदु पे हमें इस धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखो स्थिति क्या है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसका केंद्र O, त्रिज्या R। इसमें वामावर्त दिशा में आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसके केंद्र O से अक्षीय दिशा में इसकी अक्ष पे स्मॉल x दूरी पे एक बिंदु P है। इस P बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट के नियम का काम लेते हैं या बायो-सावर्ट का नियम काम में लेते हैं अभी जो हमने पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक अल्पांश ले लेते हैं हम mn अल्पांश ले लेते हैं। इस अल्पांश की जो मोटाई है वो पहले की तरह dl ही रहेगी, ध्यान रखना है। अल्पांश जब भी हम लेंगे उसकी मोटाई dl रहेगी। इस अल्पांश के मध्य बिंदु को बिंदु P से हम मिला देंगे। इस दूरी को मान लेते हैं स्मॉल r। क्या मान लेते हैं, स्मॉल r। यानी यहाँ हमने एक अल्पांश dl लिया, एक अल्पांश mn लिया जिसकी लंबाई dl है। हम कह सकते हैं एक अल्पांश dl लिया है और इस dl की बिंदु P से दूरी क्या है, r। तो यहाँ से हम बायो-सावर्ट का नियम dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखो इस केस में हम क्या करेंगे, सेम इसके विपरीत एक बिंदु और लेंगे। इन दोनों बिंदुओं पे हम चुंबकीय क्षेत्र या दोनों बिंदुओं पे अल्पांश लेंगे। यहाँ ले लेते हैं m डैश n डैश। इसकी जो मोटाई है या लंबाई है वो भी dl के इक्वल ही रहेगी और ये तो त्रिज्या है ये r। इसको यदि हम P बिंदु से मिलाएंगे तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी ना वो डिस्टेंस भी आएगी स्मॉल r। यानी इस बार हमें एक अल्पांश नहीं लेना, दो अल्पांश लेने, एक ऊपर mn नीचे m डैश n डैश। उसकी लंबाई dl, दोनों की लंबाई सेम रहेगी dl, दोनों की डिस्टेंस सेम रहेगी r। तो इस अल्पांश mn के कारण सबसे पहले हमें P बिंदु पे क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो क्या करेंगे, mn के कारण बायो-सावर्ट नियम से P पर चुंबकीय क्षेत्र ये आ जाएगा अल्पांश dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अल्पांश लिया है वो हमने dl लिया है, बीच की दूरी r है। अब हमें यह थीटा देखना है, थीटा क्या होगा। देखो यदि हम थीटा पता करें तो पहले तो देखो इस dB की हम दिशा पता कर लेते हैं, dB की दिशा किधर आएगी।
तो डीबी यदि हम दिशा देखें तो देखो इसमें जो धारा जा रही है ना, डीएल की दिशा जो रहती है, डीएल की दिशा हमेशा धारा की दिशा में रहती है, ध्यान रखना है। डीएल की दिशा कहाँ रहती है? धारा की दिशा में। और डीएल और आर के मध्य जो एंगल होगा वो ये थीटा कहलाता है, ठीक है। तो इस थीटा के यदि हम मान देखें तो देखो वृत्त ऐसे है, ये कुंडली ऐसे, तो इसको तल में हमने ले रखा है, यानी ऐसे तल में कुंडली हो गई और यहाँ इससे ये पी बिंदु है और इधर ये आ रहा है आर और इधर है डीएल, डीएल की दिशा आई की दिशा में। यानी यदि हम यहाँ कुंडली माने और यहाँ एक बिंदु माने तो धारा इसमें ऐसे जा रही है और ये दूरी ऐसे है, यानी दोनों के मध्य एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ डीएल व आर के मध्य जो कोण आएगा थीटा वो आएगा 90 डिग्री। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे हमने केंद्र पे किया था सेम वही जब हम अक्ष में निकालेंगे तो क्यों ये लंबवत रहती है, ये वाई जेड तल में है और जो ये पी बिंदु है एक्स में है और हम जानते हैं वाई और एक्स के मध्य एंगल आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। यानी यहाँ से यदि हम डीबी का मान लिखें तो डीबी बराबर आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 का मान 1 होता है तो डीबी का मान आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया डीबी का मान। अब डीबी की दिशा हम देखें तो देखो डीबी की दिशा हम कैसे निकालते हैं। यदि धारावाही वृत्ताकार लूप में जा रही है तो हम लूप की दिशा में उंगलियां घुमाते हैं, ऐसे लूप की दिशा में क्या घुमाते हैं? उंगलियां। तो अंगूठा है वो धारा की दिशा को बताता है। तो देखो धारा ऐसे जा रही है इसमें। अब ऐसे देखो इस बिंदु पे हम देखेंगे तो ये लूप ऐसे है, क्यों? इस प्रकार से वलय और एक्स अक्ष इधर है। तो ऐसे यदि हम देखें तो देखो जो अंगूठा है वो हमारा इधर जाएगा, यानी इस डीबी के कारण या एमएन के कारण जो आएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो ये होगी डीबी। इसको क्यू नाम दे देते हैं, पी क्यू दिशा में होगा। और ऐसे ही देखो हम एमएन के कारण निकालेंगे, एम डैश के कारण। तो एम डैश एन डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो सेम कंडीशन बनेगी। बायो-सॉर्ट का नियम हम लगाएंगे तो इसकी लंबाई डीएल है, त्रिज्या आर है, एंगल 90 डिग्री आएगा, यानी सेम रिजल्ट आ जाएगा। केवल हम लिख सकते हैं डीबी डैश। एम डैश एन डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र को नाम क्या दे देते हैं? डीबी डैश। इसका मान आ जाता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 2, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों समान है, लंबाई भी समान है, दूरी भी समान है, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या आएगा? समान। तो डीबी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर और डीबी डैश बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर। अब देखो डीबी डैश के लिए हम दिशा देखें तो डीबी डैश में धारा ऐसे इसमें ऐसे आ रही है नीचे से, तो नीचे से ऊपर आएगी, यानी नीचे से ऐसे ऐसे, तो इसकी दिशा आएगी इस तरफ। अब इसमें डायरेक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्यों ये डायग्राम हमने 2D में बना रखा है और जो इसकी दिशा है वो 3D के अकॉर्डिंग आती है। क्यों? ये तो है वाई जेड तल में और एक्स है एक्स अक्ष पे। तो जब वाई जेड तल से एक्स पे दिशा लेंगे तो उनके लंबवत तल आएगा। जैसे हम बनाते हैं, ये एक्स मान लें और ये वाई मान लें, तो यहाँ इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, तो एक्स इनके तल के लंबवत रहेगा। एक तल के लंबवत ऊपर की ओर, एक तल के लंबवत नीचे की ओर। तो इसको ध्यान रखना है कि इनके तल के लंबवत आती है दिशा इसकी। तो ये आ गया डीबी डैश, डीबी डैश, इन दोनों की दिशा ये आ गई। यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से डीबी बराबर आएगा डीबी डैश, ठीक है। तो डीबी और डीबी डैश दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा क्या है? अलग अलग। और जो जब परिमाण बराबर और दिशा अलग अलग हो तो क्या करते हैं? घटकों में वियोजन। तो थीटा एंगल पहले हम मान चुके हैं, यहाँ मान लेते हैं कि जो आर है ये इस एक्स अक्ष के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये भी सेम है, ये भी एंगल कितना बनाएगा? अल्फा। इनके घटक हमें करने हैं, तो देखो ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा। वैसे ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? अल्फा। ये ज्योमेट्री से आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड अक्षों में ये एंगल अल्फा आ रहा है, ऊपर वाला 90 माइनस अल्फा आएगा, ये अल्फा हो गया। इधर ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये क्या आ जाएगा? अल्फा। तो वाई एक्स के साथ दोनों अल्फा बना रहे हैं। अब हमें डीबी और डीबी डैश का क्या करना है? घटकों में वियोजन।
और घटकों में वियोजन हम हमेशा जानते हैं कंपोनेंट कैसे करते हैं, जिधर थीटा बन रहा है उस अक्ष की तरफ तो कोस आता है और उसके लंबवत अक्ष पे साइन आता है। तो dB का जो अल्फा है वो इस अक्ष के साथ बन रहा है, अल्फा इधर बन रहा है, अल्फा इधर बन रहा है, तो इसका इधर घटक क्या आएगा, dB कोस अल्फा, और इसी क्वाड्रेंट में इधर आ जाएगा dB साइन अल्फा। ऐसे ही dB डैश के घटक करें तो dB डैश का इधर घटक आएगा dB डैश कोस अल्फा और इधर घटक आ जाएगा dB डैश साइन अल्फा। dB बराबर dB डैश है, यानी जो कोस घटक है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और जो साइन घटक है वो जुड़ जाएंगे। तो ये इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम आता है। यहाँ पे एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें mn डैश दो हमने अल्पांश लिए, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB और dB डैश आता है। इनका परिमाण बराबर है समीकरण 1 और 2 से, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग, इसलिए हमने इनको घटकों में वियोजित किया। तो दोनों के जो कोस अल्फा घटक है dB कोस अल्फा और dB साइन अल्फा, ये क्या हो जाते हैं, dB कोस अल्फा dB डैश कोस अल्फा कैंसिल आउट हो जाते हैं, और dB साइन अल्फा और dB डैश साइन अल्फा एक ही दिशा में प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखो, इस पूरी कुंडली के कारण हमें P बिंदु पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। ये हमने केवल अभी 2 अल्पांश लिए हैं। तो देखो ऐसे यदि कुंडली होगी, ऐसे कुंडली है और यहाँ एक्स अक्ष पे P बिंदु है और ऐसे कुंडली है, तो सारे जो अल्पांश है इस कुंडली पे, जितने भी अल्पांश होंगे वो सभी P बिंदु से कितनी दूरी पे होंगे, r दूरी पे होंगे। उन सब में एंगल कितना पड़ेगा, 90 डिग्री। यानी इसकी परिधि पे, इस धारावाही कुंडली की परिधि पे हम जितने भी अल्पांश लेंगे उन सभी अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, dB डैश बराबर dB डबल डैश बराबर dB ट्रिपल डैश dB 4 डैश, सारे आ जाएंगे अल्पांश, यानी सभी अल्पांशों का चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, समान। लेकिन उन सबकी दिशा क्या होगी, अलग अलग। उसके बाद हम उनको घटकों में वियोजित करेंगे तो सबके जो कोस अल्फा घटक है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन अल्फा घटक है वो जुड़ जाएंगे, जैसे इन दोनों के जुड़े हैं। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं या कह सकते हैं कि सभी अल्पांशों का जो साइन अल्फा घटक है उसका ही केवल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में योगदान होगा। तो यदि हम सभी घटकों के dB साइन अल्फा घटकों का योग कर दें तो इस धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पे क्या आ जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अतः समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको देखो B बराबर मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ dB साइन अल्फा। अब क्यों, जितने भी होंगे dB dB डैश dB डबल डैश वो सारे परिमाण में बराबर रहेंगे, केवल दिशा अलग होगी और वो सबकी साइन अल्फा के अकॉर्डिंग आएगी। तो B बराबर हम लिख सकते हैं समेशन dB साइन अल्फा। dB का मान कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई dl अपॉन r स्क्वायर। तो dB का मान रख देते हैं, तो यहाँ से हम B बराबर लिख सकते हैं, B बराबर समाकलन dB का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर और इंटू साइन अल्फा है, इंटू साइन अल्फा। अब देखो यहां से अल्फा आ रहा है, यदि हम ये त्रिभुज देखें, ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में ये अल्फा है, ये सामने वाला क्या होगा, आधार, सॉरी ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r किसके बराबर आएगा, साइन अल्फा के बराबर। तो चित्र से हम कह सकते हैं, चित्र से साइन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो अल्फा के सामने भुजा ये लंब हो गई, ये हो गया आधा कर्ण, तो साइन अल्फा लंब बटा कर्ण r अपॉन r। इसकी वैल्यू रख देते हैं B बराबर, देखो इसमें समाकलन के बाहर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर। समाकलन dl इंटू साइन अल्फा का मान r अपॉन r, ये r अपॉन r भी समाकलन के बाहर आ जाएगा। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर इंटू r अपॉन r समाकलन dl।
तो ये आ गया डी बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, आर और समाकलन डी एल। अब इस डी एल का हमें योग करना है। डी एल कहाँ पे स्थित है? परिधि पे। तो समाकलन ऑफ डी एल या समेशन ऑफ डी एल का मतलब क्या है कि इस पूरी परिधि का मान कितना होगा। समाकलन क्यों, सबका योग करना है, तो छोटे छोटे अल्पांश हैं, उन सबको जोड़े तो ये परिधि बनेगी। तो समेशन ऑफ डी एल मतलब परिधि का मान कितना है। यदि त्रिज्या आर है तो कुंडली की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से समेशन डी एल बराबर क्या होगा? 2 पाई कैपिटल आर। यदि 2 पाई कैपिटल आर है तो देखो b बराबर आ जाएगा यहाँ से, b बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई आर इंटू समेशन डी एल का मान 2 पाई आर अपॉन आर क्यूब। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, b बराबर देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ये 2 को आगे लेते हैं 2i, और इसको हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं अपॉन आर क्यूब। यहाँ ये पाई है, ये आर था, ये एक आर है, तो आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, 2 को आगे ले लिया तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ से देखो जो आर क्यूब का मान है, आर क्यूब का मान हम अलग रख सकते हैं, पाई से पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल आउट करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मेनली आपको ये याद रखना है म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो सबसे पहले हम इस आर क्यूब का मान निकालते हैं। डायग्राम में देखें तो आर स्क्वायर बराबर ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चित्र से देखो आर स्क्वायर बराबर हो गया स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें मान निकालना है आर क्यूब का, तो पहले तो इसका वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर आर स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो आर हो जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो इसको अंडर रूट में ले लें, या फिर इसकी पावर कितनी लगा दें? 1/2। दोनों का मीनिंग सेम है। या तो इसको लिख दो आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब दोनों तरफ घन कर दो, यानी आर क्यूब कर दो, तो इधर क्यूब कर देंगे, आर क्यूब बराबर ही आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, इस पर क्यूब करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी? 3/2। ये आर स्क्वायर का मान आ जाता है। ये आर स्क्वायर का मान यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से b का मान आ जाएगा, b बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल आर का मान आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ जाता है इसका फॉर्मूला। b बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हो और 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले का दूसरा रूप आप लिख सकते हो, b बराबर तो इस बार म्यू नोट अपॉन 2, और वो आ गया आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला भी आप इसमें लिख सकते हो। यानी इस वृत्ताकार कुंडली के कारण स्मॉल एक्स दूरी पे, इस कुंडली की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर, इसमें धारा कितनी जा रही है? आई कितनी दूरी पे? एक्स दूरी पे। तो जो चीज़ें हमने मानी है वही हमारे फाइनल आंसर होनी चाहिए। इसका ध्यान रखना है कि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, हमें एक्स दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। स्मॉल आर हमें काम में नहीं लेना, ये अल्पांश के लिए माना था हमें, तो वो कैंसिल आउट हो गया। स्मॉल आर का मान हमने रख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो बी बराबर आ गया म्यू नोट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ जाता है इस केंद्र O से x दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र का मान। यदि हम इसका सदिश रूप लिखें, सदिश रूप वेक्टर फॉर्म, तो सदिश b बराबर म्यू नोट अपॉन 2
आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो सदिश इधर एकांक सदिश हमें काम में लेना है। कौन सा काम में लेंगे? जो बी की परिणामी दिशा डी साइन अल्फा कौन सी दिशा में आ रहा है? एक्स दिशा में। क्यों? जो कुंडली रखी है वो वाई जेड दिशा में है, कुंडली है वाई जेड में, और जो अक्ष है वो एक्स अक्ष पे है, और जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है डी बी साइन अल्फा वो भी एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग आ रहा है। यानी एक्स अक्ष का एकांक सदिश क्या लगा देते हैं? एक्स कैप। ये इसका आ जाता है सदिश रूप। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसमें ध्यान रखना है, देखो फॉर्मूला है वहाँ स्मॉल आर का मान हमें निकालना है, साइन अल्फा कैसे निकालेंगे, 2-3 स्टेप आपको ध्यान रखना है, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होता है पेपर के लिए। अब इसके अलग अलग कंडीशन हम देखते हैं। देखो पहली कंडीशन लें, फर्स्ट कंडीशन, यदि x बराबर 0 हो, यानी इस x को 0 ले लें, मतलब जो P बिंदु है वो केंद्र पर हो, मतलब केंद्र पर। x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया? केंद्र पे। और केंद्र पे हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में भी x बराबर 0 रख देते हैं। तो देखो b बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 2, ऊपर है 2 IR स्क्वायर, सॉरी IR स्क्वायर है, केवल IR स्क्वायर, और नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 0 लेना है, तो 0 का स्क्वायर की पावर 3/2। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 IR स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। ये पावर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 IR स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 तो बचेगा, तो पावर कितनी बचेगी? आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, आर बचेगा, तो बी का मान आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और यही हमने निकाला था जब केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n ले लें, कैपिटल N, तो बी केंद्र का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है म्यू नॉट NI अपॉन 2r। तो यहाँ से भी हम वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला यदि हमें याद है, ये जनरल केस हो गया। इसमें भी यदि आपको फेरों की संख्या दे दी जाएगी, कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो आप इस फॉर्मूले में n से मल्टीप्लाई कर सकते हो जब तक फेरों की संख्या ना बोली जाए। जैसे हमने यहाँ पे यदि सिंपल एक ही कुंडली है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एक ही फेरा, यदि फेरों की संख्या n है तो म्यू नॉट NI अपॉन 2r। ये पहली कंडीशन हो गई। इसकी दूसरी कंडीशन देखें, देखो दूसरी कंडीशन है, यदि x इज ग्रेटर देन r हो, मतलब जो ये x बिंदु है ये इस त्रिज्या की तुलना में बहुत दूर हो, या फिर हम बोले x की तुलना में जो कुंडली है वो बहुत छोटी हो, या तो जो x या p बिंदु है ये इसके केंद्र से x अक्ष पे बहुत दूरी पे हो, या फिर कुंडली बहुत छोटी हो x की तुलना में, इसकी त्रिज्या x की तुलना में बहुत छोटी हो, तो क्या कंडीशन होगी? देखो यदि x ग्रेटर देन r है तो x स्क्वायर है वो ग्रेटर देन r स्क्वायर होगा। तब r स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। आर स्क्वायर को नगण्य मान के हमें छोड़ना है, तो इस फॉर्मूले में। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आर स्क्वायर ये भी आ रहा है और आर स्क्वायर ये भी आ रहा है, कौन से को छोड़े? तो देखो ऊपर वाला मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में मान जितना भी छोटा होगा वो इसको और भी छोटा कर देगा, यानी इसका तो महत्व है, इसको कम करने से बी कम हो जाएगा। लेकिन यदि जो अपोन में जिसका भाग लग रहा है इसका मान बहुत कम है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जुड़ रहा है इसमें। मान लो x का मान तुम्हारे पास है 10 और r का मान तुम्हारे पास है 0.001 है। r का मान इसकी तुलना में ये 10 मीटर ही है, 0.001 मीटर। अब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 गुणा 10 की पावर -6 में चला जाएगा। अब 100 में आप 1 गुणा 10 की पावर -6 जोड़ोगे तो ये बहुत छोटी राशि है। 100 प्लस 0.0 मतलब 100 प्लस
0.0000006, उससे 100 की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है कि नीचे ऐसी राशि जिसका भाग लगता है, बी में जिसका भाग लग रहा है, वहाँ जो आर स्क्वायर आ रहा है उसको नगण्य मान के छोड़ देते हैं। इस ऊपर वाले आर स्क्वायर को नगण्य मान के नहीं छोड़ना है, इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बी बराबर यहाँ पे आ जाएगा μ0/2, ऊपर आई आर स्क्वायर और नीचे वाला आर स्क्वायर छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बी बराबर आ जाता है μ0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। बी बराबर μ0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, जब एक्स आर की तुलना में बहुत अधिक हो। और इसकी तीसरी कंडीशन है वो देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन है इसकी, x बराबर r/2 पर, यानी जो x दूरी है इसको इसकी त्रिज्या की आधी दूरी पे रखें। x बराबर क्या ले ला r/2, तो इस फॉर्मूले में x की जगह क्या रखना है, हमें r/2 रखना है। तो b r/2 लिख देता हूँ, r/2 दूरी पे निकाल रहे हैं हमें, bx और r/2 पे, ये आ जाएगा μ0/2, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई आर स्क्वायर, नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स का मान हमें लेना है r/2, उसका स्क्वायर और पावर 3/2, एक्स की जगह क्या लेना है r/2, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से b बन गया, b बराबर μ0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4, इसकी पावर 3/2, आर स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, μ0/2 आई आर स्क्वायर, देखो 4 लघुत्तम लोगे तो 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 आर स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2। तो यहाँ से आर स्क्वायर था, 4 लघुत्तम लोगे, ये 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 5 आर स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो आगे बन जाएगा b बराबर μ0/2 इंटू आई आर स्क्वायर, ये तो सेम है। देखो नीचे ध्यान रखना है, ये 5/4 की पावर 3/2। अब पावर 3/2 का मतलब क्या है कि 1 + 1/2, यानी एक तो मैं इसको 5/4 लिख सकता हूँ इंटू 5 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2। यदि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, 5 की पावर 1 + 1/2, 4 की पावर 1 + 1/2, 5 की पावर 3/2 और 4 की पावर 3/2, उसको हमने लिख लिया। बचा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा b बराबर μ0/2, ऊपर आई आर स्क्वायर, नीचे देखो ये तो 5/4 है, ये इसको √5 लिख देते, 5 की पावर 1/2 √5, और ये हो गया 2। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बच गया आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया। तो देखो ये आ जाएगा μ0, ऊपर बचेगा केवल आई, और नीचे 5/4 √5 आर। तो देखो इसको एक तो बच्चों को दिक्कत आती है कि 5/4 आर स्क्वायर 3/2 था, 3/2 को 1 + 1/2, यानी एक बार तो हमने पावर 1 लगा दी तो 5/4 हो गया, एक बार पावर 1/2 लगाएंगे तो 5 की पावर भी 1/2, 4 की पावर भी 1/2। इसको अलग से खोल के हमने देख लिया जिससे समझ में अच्छा आ जाए। 5 की पावर 1/2 को √5 लिख दिया, 4 की पावर 1/2 को 2 लिख दिया, ये 5/4 था ही, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5/4, 4 अब ऊपर चला जाएगा। यदि 4 को हम ऊपर ले जाएं तो ये बन जाता है b बराबर 4 μ0 आई अपॉन नीचे 5 √5 आर, 4/5 √5 μ0 आई अपॉन आर, ये आ जाता है जब हम x बराबर क्या लेते हैं r/2 दूरी पे, x बराबर r/2 दूरी पे क्या आएगा आंसर, b बराबर 4/5 √5 μ0 आई अपॉन आर। यदि हम 5 में इसको केंद्र से तुलना करें इसकी, तो केंद्र पे हमें पता है μ0 आई अपॉन 2r होता है, 2 से गुणा कर दे, 2 का भाग दे दे इसमें। तो देखो b बराबर 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8, 5 √5,
और इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया, गुणा करेंगे उससे 8 हो जाएगा, भाग ये 2 आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये क्या है, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो b बराबर 8/5√5 बी केंद्र, यानी x बराबर r/2 दूरी पे, और केंद्र में संबंध आ गया 5/5√5 को यदि हम सोल्व करते हैं तो आता है 0.72 बी केंद्र। इसका मतलब जो केंद्र पर मान है उसका 0.72 गुना रहता है, यानी हम कह सकते हैं जो केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र है वो रहता है सबसे ज़्यादा। इस कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सबसे ज़्यादा, म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जैसे अक्ष पे आगे की तरफ जाएंगे कम होता जाएगा, और r/2 दूरी पे कितना आता है, 0.72 गुना केंद्र का। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये 3 कंडीशन थे। नेक्स्ट क्लास में इसका नति परिवर्तन देखेंगे, यानी इनका ग्राफ कैसे बनेगा वो ग्राफ देखेंगे हम। थैंक यू।